हाय गाइस, कैसे हो सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप न्यू हो इस चैनल के लिए, सो दिस इज सी एन दास अरोड़ा, योर जीएसटी बटी, एंड आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको एफटीपी में हेल्प करूँगा। एंड दिस इज द वीडियो 3 फॉर एफटीपी। अभी तक हमने दो स्कीम पढ़ ली थी, एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई। तो अगर आपने वो स्कीम सुन ली है, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं सुनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड आई विल सजेस्ट यू टू सी दोज वीडियोज एज वेल। एंड आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आप आगे भी नई वीडियोस के लिए अपडेट रह सको। सो गाइज, जैसे आप लोगों को पता है कि आप चाहो तो मुझे कोई भी स्कीम हो या कोई भी चैप्टर हो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम जीएसटी बटी चैनल पे। ऑल्सो यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द वीडियोज कि मुझे इस चैप्टर पे कोई वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए। तो मैंने आज ही कुछ क्लैरिफिकेशंस भी पोस्ट करी हैं उस चैनल पे, सो यू कैन चेक इट आउट, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम नाउ एंड स्टार्ट विद द रिविजन। सो गाइज, अभी तक हमने दो स्कीम पढ़ी, एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई स्कीम। दोनों ही स्कीम जो थी वो हमारी इनपुट पे बेस्ड थी, यानी अगर आप कोई भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और उस फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए आपको कुछ इनपुट्स की ज़रूरत है, वो इनपुट्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर आपको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों स्कीम इनपुट पे थी। लेकिन अगर आपको मान लो कोई कैपिटल गुड्स चाहिए, फिर क्या होगा। तो कैपिटल गुड्स के लिए भी गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव दिया है। उस इंसेंटिव का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, ईपीसीजी स्कीम इन शॉर्ट। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, आज, कल और आने वाला कल, है ना। इसी तरीके से गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपको कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना है, उस प्रोडक्शन के लिए आपको उसके प्रोडक्शन से पहले कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है, उसके प्रोडक्शन के टाइम कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है, या फिर उसकी प्रोडक्शन के बाद किसी कैपिटल गुड्स की ज़रूरत है, और आपको वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उस पर जितनी बेसिक कस्टम ड्यूटी दोगे हम आपको वो माफ़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम आपकी सीधी सीधी क्या है कि अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हो, उस पर जो ड्यूटीज है वो माफ़ हो जाए। ठीक है, सिंपल। अब ये स्कीम में आप इंपोर्ट तो कर ही सकते हो, आप डोमेस्टिक मार्केट से भी प्रोक्योर कर सकते हो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या कर। डन। अब इसके बेसिक मतलब तो हमें पता चल गया कि हम कैपिटल गुड्स से इंपोर्ट करेंगे और हमें ड्यूटी पे नहीं करनी, है ना। लेकिन हर स्कीम के अंदर इन्होंने ये भी बोला है कि आपको कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ेगी, तभी इंसेंटिव मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो ऑथराइजेशन आपको लेनी है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, वो आपको कितने टाइम तक की मिलती है। वो आपको मिलती है 18 मंथ्स, यानी आपके पास 18 मंथ्स का टाइम है। जब आपने ऑथराइजेशन ले ली, आपके पास 18 मंथ्स का टाइम है कि आप अपने जो कैपिटल गुड्स है इंपोर्ट कर सकते हो। डन, आगे चले। अब इसके बाद हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। सबसे पहला क्या है, परमिट एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स for pre-production, production and post-production at zero custom duty, or procure them indigenously without paying duty in the prescribed manner. In return, exporter is under an obligation to fulfill the export obligation. तो यही मैंने अभी आपको बोला कि प्रोडक्शन से पहले आपको चाहिए प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के टाइम चाहिए प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन के बाद कोई कैपिटल गुड्स चाहिए यानी पोस्ट प्रोडक्शन। तो आप जीरो कस्टम ड्यूटी पे करके वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर उनको इंडिजिनियसली का मतलब है डोमेस्टिक मार्केट, आप डोमेस्टिक मार्केट से भी परचेज कर सकते हो विदाउट पेइंग ड्यूटी। ठीक, डोमेस्टिक परचेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि वहाँ ड्यूटी तो पे होती नहीं है, कस्टम ड्यूटी तो इंपोर्ट पे लगती है। लेकिन अगर आप सोर्स से ले रहे हो तो यहाँ पे कौन सी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस इज कस्टम ड्यूटी ओनली। लेकिन आगे पढ़े। ठीक है, अब एक्सपोर्टर के पास क्या ऑब्लिगेशंस है कि उसको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। डन। उसके बाद क्या है, जैसे आप इंपोर्ट करते हो तो आपको पता होगा कि आपके ऊपर ACD 37 IGST और ACD 39 कॉम्पनसेशन सेस भी लग जाता है ना। गवर्नमेंट ने बोला बेसिक कस्टम ड्यूटी तो नहीं देनी, गवर्नमेंट ने आपको IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए भी एग्जेम्पशन दे दी अप टू 31 मार्च 2021। कोविड के टाइम से नई पॉलिसी हमारी आई नहीं है, टाइम इसका खत्म हो चुका है पॉलिसी का, तो जब तक नई पॉलिसी नहीं आएगी ये डेट बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अभी आपको यही पढ़ना है, आपके कोर्स के लिए यही है।
तो आपको 31 मार्च 2021 तक IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए भी एग्जेम्पशन दे दी गई है। तो आपको ना तो बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करनी है, ना IGST ना कॉम्पनसेशन सेस। डन। फिर क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस, कि आपको इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट करना है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है। हम आपको ये बोलेंगे जितना आपकी ड्यूटी सेव हुई है, आपने जब लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट एक कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर आपको ड्यूटी पे करनी थी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो 10 लाख इंटू 6, यानी हम बोलेंगे जितनी आपकी ड्यूटी सेव हुई उसका 6 टाइम्स, उसका कितना 6 टाइम आपको, उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। कितना टाइम 6 टाइम्स। MCQ आएगा इस पे और मैं बनाऊंगा MCQ अपने चैनल पे। 6 टाइम आपको ड्यूटी सेव का 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना है। अब क्या होता है यहाँ पे कई बार आपका IGST भी सेव होगा, कॉम्पनसेशन सेस भी सेव होगा, तो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST प्लस सेस इन तीनों को ऐड करोगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उतनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करोगे। डन। सेकेंड पॉइंट में एक पॉइंट रह गया हमारा, इन केस यहाँ पे हमने IGST और कॉम्पनसेशन सेस को एग्जेम्प्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पे करने पड़ते हैं हमें, तो हमने पे कर दिया इनको कैश में, ठीक है, कैश में पे कराया और हमने इसका ITC नहीं लिया, तो फिर जितना हमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आएगी उसमें हम IGST और सेस का पोर्शन नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी सेव हुई 6 लाख, आपका GST आ रहा था 4 लाख, ठीक है, GST यानी IGST प्लस कॉम्पनसेशन सेस आपका आ रहा था 4 लाख, ठीक है। तो आपकी टोटल ड्यूटी कितनी सेव हुई 10 लाख रुपीस, तो आइडियली आपको 10 इंटू 6 60 लाख की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोला कि आपने जो IGST और कॉम्पनसेशन सेस है ना वो कैश में पे कर दिया, यानी 4 लाख आप पे कर चुके हो। अब क्या करें हम, अगर आपने 4 लाख पे कर दिया और इस पे ITC भी ले लिया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 लाख इंटू 6 ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ITC इस पे नहीं अवेल किया तो आपको सिर्फ 6 लाख ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी हम कंसिडर करेंगे। जो बेनिफिट आपको 4 लाख में मिल गया, आपको उतने का एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जितनी ड्यूटी सेव हुई, क्योंकि अगर आपने GST और कॉम्पोजिशन सेस पे कर दिया तो आपकी ड्यूटी सेव नहीं हुई ना, वो तो पे कर ही दिया, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी जरूर सेव हुई, तो जो आपका सेव हुआ उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना है। डन। इसके बाद जो हमने 6 टाइम करा उसके बाद ये है एक्चुअल यूजर कंडीशन, यानी जब तक आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होती आप उस कैपिटल गुड्स को खुद यूज करोगे, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते। डन। उसके बाद ये बोला हर स्कीम में कॉमन है ये पॉइंट कि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड होगी आपको फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में ही लानी है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज। डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाईज को अगर मैं छोड़ दूं, जो आपने रिफंड चैप्टर में पढ़ा होगा GST के अंदर, है ना, अगर आप उन चैप्टर्स को, अगर आप उन एक्सपोर्ट्स को छोड़ दो तो आपको सारे एक्सपोर्ट्स पे फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी के अंदर पैसे लाने, ठीक है। एंड इसके बाद क्या लिखा है, फॉलोइंग एक्सपोर्ट कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। यानी कुछ ऐसे एक्सपोर्ट जो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को काउंट करने के लिए ऐड किए जाएंगे, जैसे एक्सपोर्ट टू SEZ यूनिट, यानी आप SEZ यूनिट को कर रहे हो एक्सपोर्ट, प्रोवाइडेड दैट आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिले, तो हम इसको भी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए मान लेंगे। 2 तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल एक्सपोर्ट, एक होता है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। फिजिकल एक्सपोर्ट का मतलब क्या, आप प्रोडक्ट को वाकई में इंडिया के बाहर भेज रहे हो, दैट इज फिजिकल एक्सपोर्ट। एक होता है आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी वो एक्सपोर्ट है नहीं लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एक्सपोर्ट माना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिजिकल एक्सपोर्ट तो कंसिडर होगा ही होगा, लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट आपका कंसिडर हो सकता है, फॉलोइंग एक्सपोर्ट आपके कंसिडर हो सकते हैं अगर कंडीशन, यानी एक्सपोर्ट टू SEZ यूनिट कर रहे हो कंसिडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिले। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट कर रहे हो किसको, SEZ डेवलपर्स या को डेवलपर्स, इनको आपकी पेमेंट चाहे इंडियन रुपीज में भी रियलाइज हुई हो, आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट हो। सो अगर आप फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट लाना ही है। अगर आप SEZ
को कर रहे हो एक्सपोर्ट तो आपको फॉरेन करेंसी में पैसा लाना ही है, लेकिन अगर आप SEZ डेवलपर्स या को डेवलपर्स को कर रहे हो तो आपका इंडियन रुपीज में भी आ जाएगा ना पैसा, तो भी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी बन जाएगी। ठीक है, चले आगे। इसके बाद आता है कि ये स्कीम मिलती किसे है, यानी कौन कौन एलिजिबल एक्सपोर्टर हैं इसके। एलिजिबल एक्सपोर्टर कौन कौन है, एक तो है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का क्या मतलब है, वो एक्सपोर्टर जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है एक फाइनल गुड्स को और उसमें उसके कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं, प्री पोस्ट या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बोलेंगे, विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर। यानी फॉर एग्जांपल एक कार है, कार आप बना रहे हो, लेकिन कार के जो पार्ट्स हैं वो जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे पार्ट्स बना रहे हो, आप पार्ट्स किसी और से भी परचेज कर सकते हो। तो आप ये बोल सकते हो कि उसको कैपिटल गुड्स चाहिए, मेरा जो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है इस कार को कंप्लीट करने में, तो उस सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर को जो भी मेरी कैपिटल गुड्स की जरूरत है उसकी भी आप उसको लाने दो, उसकी ड्यूटी सेव कर दो और उसकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मैं पूरी करूंगा। ठीक है, तो ये वाला केस भी चल जाता है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर भी, और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपको स्कीम मिल सकती है। सेकेंड, मर्चेंट एक्सपोर्टर। मर्चेंट एक्सपोर्टर का क्या मतलब है, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, कि आपने गुड्स कहीं से लिया और अब आप आगे एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर है भी नहीं भी चल जाएगा दोनों। ठीक है, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर में तो हो गई, क्यों, क्योंकि आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो सकता है आप सारे प्रोडक्ट खुद बना रहे हो और फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो, उसके अंदर कोई भी ऐसा यूज नहीं कर रहे जो किसी और को बनाना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर का मतलब है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां तो आपके सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर होंगे ही होंगे। डन, तो आपके ऐसे केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हो। Third is service providers, including service providers designated as common service provider. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी तक जितनी स्कीम पड़ी सब जगह पे मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर ही आपको एलिजिबल होते थे, ऑफ कोर्स सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ। किसी भी स्कीम में आपको अभी तक हमने सर्विस प्रोवाइडर के बारे में नहीं बताया था, इस स्कीम में सर्विस प्रोवाइडर भी है। इस पे MCQ बनेगा मेरे ग्रुप में। ठीक है, आंसर करना, सर्विस प्रोवाइडर्स पक्का। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझना है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे देते होंगे, मतलब कैसे मिलता है। जैसे मैंने कुछ होटल्स का ऑडिट किया, ठीक है, उन होटल्स में क्या होता है, उन्होंने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करे, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करे हैं तो उस पर उन्होंने EPCG स्कीम ली। अब हम बड़े कंफ्यूज कि यार ये कैसे हो सकता है कि इनको कैसे EPCG स्कीम मिल जाती है, जबकि ये तो होटल इंडस्ट्री है, होटल का एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो उनके लिए ही ये थर्ड पॉइंट है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्रीज इज इन दी सर्विस सेक्टर, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस किन को प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों को भी जो इंडिया में रहते हैं, उन लोगों को भी जो बाहर से आते हैं इंडिया में, फॉरेनर्स भी तो आते हैं। उन फॉरेनर्स के पास आने के बाद दो ऑप्शन होता है, या तो वो यहाँ पे होटल में अपने INR में पे कर सकते हैं, या फिर इफ दे वांट दे कैन आल्सो पे इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट रिसीव होती है तो वो आपका एक्सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, जो आपका ये एक्सपोर्ट माना जाता है इसको EPCG स्कीम की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट किया जाता है। इंटरेस्टिंग ना, दिस इज हाउ वी लिंक आवर सब्जेक्ट, जो हमने आर्टिकलशिप में किया उसको यहाँ कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ स्टडीज आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर का आपको ये एग्जांपल। कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का क्या मतलब होता है कि कोई एक ऐसी सर्विस है जो आप अकेले प्रोवाइड नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सर्विस, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन सर्विस का कि आप इस कंट्री में जाकर कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विस दोगे, लेकिन आप अकेले नहीं दे रहे, आप 2 या 3 एंटिटीज मिलकर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रही है। ठीक है, दैट इज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर, कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज मिली और उन्होंने साथ में सर्विस प्रोवाइड। Done. This is your service provider and common service provider. This is important. उसके बाद है एलिजिबल कैपिटल गुड्स, कि कैपिटल गुड्स जो आप कर रहे हो एलिजिबल कौन कौन से कैपिटल गुड्स होंगे, किस किस कंडीशन में कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड कोई भी, ठीक है, लेकिन इंक्लूडिंग इन CKD SKD कंडीशन। CKD SKD कंडीशन क्या होता है, CKD का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पूरा ऐसे आ रहा है इन पार्ट्स, यानी क्या बोलूं उसको मैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजा है। यानी डीकमिशनिंग आपने सुना होगा, जैसे आपने PPE के अंदर पढ़ा होगा, FR के अंदर डीकमिशनिंग।
हम कोई भी एसेट अगर लगा होता है उसको, उसकी जो हटाने की कॉस्ट होती है उसको भी यूज करते हैं ना। इस तरीके से कई बार जब हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो इन पार्ट्स करते हैं, यानी असेंबल्ड फॉर्म में नहीं, अनअसेंबल्ड फॉर्म, राइट, दिस इज द राइट वर्ड, अनअसेंबल्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर क्या होता है एसकेडी, यानी सेमी 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 असेंबल्ड फॉर्म में, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो जो आपके पास इन पार्ट्स आएगा अनअसेंबल्ड फॉर्म में और यहाँ के असेंबल करोगे, उसको भी कैपिटल गुड्स मान लेंगे। और अगर ऐसा कोई है जो सेमी फॉर्म में आएगा आपके पास, यानी कुछ कुछ तो हिस्सा उनका पूरा बना हुआ है, कुछ कंप्लीट नहीं है, पार्ट्स में आए, तो उसको भी आप ज्वाइन करके यूज करोगे तो वो भी आपके लिए एलिजिबल। डन। इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर विच आर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड। मान लो आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम इंपोर्ट किया है जो आपके लिए कैपिटल गुड्स है ना, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगते हैं यानी इंटेंजिबल लगते हैं, तो आप उसको भी तो कैपिटलाइज करते हो, है ना। अगर कंडीशंस पूरी होती है इंड AS 38 की, करते हो ना कैपिटलाइज। इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को भी इन्होंने बोला कि हम आपको कैपिटल गुड्स मानेंगे और एलिजिबल इंपोर्ट बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं जिसमें स्पेयर्स, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल, ये सब आपके लगने ही लगने होते हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, तो इस पे भी आपकी ड्यूटी सेव होगी। कुछ क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो आपके कैपिटल गुड्स में यूज हो रहे हैं, कैटलिस्ट, उसका इनिशियल चार्ज प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज आपको फ्री होता है, ठीक है। आपको वो भी कैपिटल गुड्स में कवर हो जाएगा। और आप लोगों ने कस्टम में पढ़ा होगा प्रोजेक्ट इंपोर्ट, ठीक है। कैपिटल गुड्स अगर आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट करते हो तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। ये भी आपके कैपिटल गुड्स। तो ये दोनों टेबल ध्यान से पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना, इससे एमसीक्यू आ सकते हैं और इससे शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। चलें आगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इस पूरी स्कीम का, कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस कैसी होंगी। अभी तक हमने पढ़ा कि हमें 6 टाइम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है, कितने की, जितने की हमारी ड्यूटी सेव हुई है, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर हमें इस स्कीम में ये भी बताया कि आपकी जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है दो तरीके की होंगी, एक होंगी स्पेसिफाइड ईओ, एक होगा एवरेज ईओ, ठीक है। तो आपको दो तरीके की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक ईओ और एवरेज ईओ। स्पेसिफिक ईओ तो उन्होंने साफ बोल दिया कि जो हमने 6 टाइम वाला पढ़ा था ना, कि जितनी ड्यूटी सेव हुई है उसका 6 टाइम्स आपको 6 सालों में ही पूरा करना है, यानी 6 टाइम इन 6 ईयर, 6 टाइम इन 6 ईयर, 6 टाइम्स इन 6 ईयर, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक ईओ 6 टाइम्स इन 6 ईयर पूरा करना है। डन। एवरेज ईओ का क्या मतलब, एवरेज ईओ का मतलब है आपने मान लो ये स्कीम ली है, ठीक है। इस स्कीम से पहले हम आपके पिछले 3 साल चेक करेंगे कि आप पिछले 3 साल में कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसका हम एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका आया 10 लाख रुपीज, कि आप 10 लाख रुपीज तक का एक्सपोर्ट कर रहे हो पिछले 3 साल की एवरेज, तो आपको आगे बचे हुए स्कीम के 6 साल, मतलब 6 साल आपको ये स्कीम मिलेगी ना, तो 6 साल में आपको ये लेवल ऑफ एक्सपोर्ट बनाए रखना है, मतलब 10 लाख तो आपका होना ही चाहिए एक्सपोर्ट मिनिमम, ठीक है। ये आपकी एवरेज ये हो गई, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। स्पेसिफिक क्या, वही 6 टाइम्स वाली, 6 टाइम्स इन 6 ईयर, आपको वो भी साथ साथ करनी है, आपको ये दोनों फुलफिल करनी है। अगर दोनों फुलफिल नहीं है तो आपको स्कीम नहीं मिल सकती, ठीक है। In case of direct import, EO shall be reckoned with reference to the actual duty saved, and in case of domestic sourcing, EO shall be reckoned with the reference to notional custom duties. देखो अब आ गया डोमेस्टिक के बारे में बात करने का टाइम। डोमेस्टिक के बारे में क्या मतलब है, आपने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया और आपने ड्यूटी पे करी, ठीक है। तो वहां तो आपको सीधा सीधा इंपोर्ट ड्यूटी सेव हो गई, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपकी मोटा मोटा सेव हो गई ना, तो आपको वो तो पता चल जाएगा। लेकिन इन केस आपने कोई डोमेस्टिक मार्केट से परचेज किया है जो आपको, जिसमें आपको ईपीसीजी का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको ड्यूटी सेव कहाँ से पता चलेगा, जीएसटी का अमाउंट होगा, जीएसटी का अमाउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपका डोमेस्टिकली आप परचेज कर रहे हो ना कुछ, तो डीम्ड एक्सपोर्ट जो आप रिफंड चैप्टर में पढ़ते हो इन जीएसटी, उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आप किसी भी ईपीसीजी वाले बंदे को कोई सामान सप्लाई करते हो, वो आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा। जब आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा तो उस पर जीएसटी तो लगा ही नहीं होगा, जीरो रेटेड होगा, राइट। तो इसलिए आपको जीएसटी कभी भी ड्यूटी सेव नहीं मिलेगा इनकेस आप डोमेस्टिक मार्केट से करते हैं, राइट। लॉजिक समझ आया, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस पर इंपोर्ट करते हो
आर्टिकल को, तो आपको कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना। ड्यूटी कितनी पे करनी थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, और हो सकता है आपको IGST भी पे करना पड़ता। अभी तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन हो सकता है आपको पे करना पड़ता। अगर एग्जेम्प्ट नहीं होता और पे करना पड़ता तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ता। ठीक है, अभी के लिए एग्जेम्प्ट है तो अभी आप दिमाग मत लगाओ, अभी के लिए आपके लिए सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी है। तो आपको जितनी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है अगर आप उस आइटम को इंपोर्ट करते हो, उस कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए वो नोशनल ड्यूटी बन जाएगी। तो आपको उतना आपका एक्सपोर्ट जो आपको करना है ना 6 टाइम्स इन 6 ईयर्स वाला, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। डन, चले आगे, समझ आ गया। चलो, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लॉक वाइज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ब्लॉक वाइज का मतलब क्या, आपको ये स्कीम 6 साल के लिए मिलती है ना गाइस, तो आपको फर्स्ट टू 4 ईयर्स में मिनिमम 50% पूरी करनी है आपको। यानी फर्स्ट टू 4 ईयर में आपको 6 टाइम इन 6 ईयर करके जो भी वैल्यू आई थी, यानी अगर 6 टाइम्स 6 इंटू 10 लाख अगर आपकी ड्यूटी सेफ थी तो 60 लाख आपकी ड्यूटी, आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक है, आपको 50% इसका पूरा करना ही करना है। डन। एवरेज एक्सपोर्ट, जो आपका एवरेज एक्सपोर्ट एप्लीकेशन है उसमें कुछ चेंज नहीं है, सब सिर्फ स्पेसिफिक के लिए कि आपको स्पेसिफिक का 50% भी कवर कर लेते हो पहले 4 सालों में, अलाउड है। लेकिन आपको बाकी का टाइम, मतलब बाकी की जो ऑब्लिगेशन रह जाएगी, लेट्स से 50% आपकी ऑब्लिगेशन आपको 5th और 6th ईयर में कवर करनी पड़ेगी। डन। अगर आप नहीं करोगे ना ये, तो आपको फिर वो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, विद इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। अब पढ़ते हैं कंडीशंस एप्लीकेबल टू फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। कि कंडीशंस क्या है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट की। सबसे पहले क्या है, ईओ शैल बी फुलफिल्ड बाय द ऑथराइजेशन होल्डर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और इज सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम फॉर व्हिच ईपीसी ऑथराइजेशन हैज बीन ग्रांटेड। ये तो हो गया सिंपल कि भाई ईओ की कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की ऑथराइजेशन होल्डर जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगा जो उसने मैन्युफैक्चर करे हैं खुद से, या फिर सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर की मदद से, या फिर सर्विसेज जो हमने एलिजिबल पढ़े थे ना वो लोग। ठीक है, उनको ईपीसीजी के अंदर अगर आप दोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी मानी जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ इंडिजिनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी अगर आप डोमेस्टिकली परचेज कर रहे हो, डोमेस्टिकली परचेज कर रहे हो, तो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, कितना चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, किसमें, स्पेसिफिक ईओ में, नॉट एवरेज। एवरेज इंटैक्ट रहेगा, आपको उतना करना ही करना है। पिछले 3 साल का एवरेज लेना है स्कीम लेने से 3 साल पहले, और जितना आपकी एवरेज आती है आपको हर साल उतना तो मेंटेन करना ही करना है, एक प्लस आपको स्पेसिफिक करना है। ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक क्या है, 6 टाइम्स इन 6 ईयर्स। ठीक है, यहाँ वो बोलते हैं आपको 25% कम करना है 6 टाइम्स से, यानी 4.5। ठीक है, तो आपको सिर्फ 4.5 टाइम्स करना है। डन। डन। तो अगर आपका 10 लाख ड्यूटी से आपको पे करनी पड़ती, नोशनल ड्यूटी आपकी डोमेस्टिक से 10 लाख निकलती, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 से, यानी 45 लाख आपका जो होगा, आपको सिर्फ इतनी ही ड्यूटी पे, इतनी ही आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी है इन केस ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट। डन। फिर उन्होंने बोला शिपमेंट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई, ड्रॉबैक स्कीम और रिवॉर्ड स्कीम। रिवॉर्ड स्कीम कौन सी है, MEIS, SEIS। एडवांस ऑथराइजेशन हमने पढ़ी लिया है, डीएफआई हमने पढ़ लिया है, ड्रॉबैक आपने कस्टम के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, इनकी भी अगर आप इन स्कीम के लिए एक्सपोर्ट करते हो तो वो भी आपकी ईपीसीजी में काउंट होगी। लेकिन सर ऐसे क्यों होगा कि हम दोनों में ले लेंगे, गाइस वीडियो के स्टार्ट में बताया था मैंने, ये जो हमारी डीएफआई है, एडवांस ऑथराइजेशन है, ये दोनों स्कीम सिर्फ इनपुट्स के लिए है ना। तो अगर आपके पास कैपिटल गुड्स के लिए आपको स्कीम चाहिए तो आपको ईपीसीजी लेनी ही पड़ेगी, है ना। आपको बेनिफिट ये दिया कि अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफए, ड्रॉबैक और रिवॉर्ड में कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो उन स्कीम्स के लिए, तो वो ईपीसीजी में भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला उन्होंने, ये 2 पॉइंट ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर होता है, उनका कुछ एग्रीमेंट होता है डीटीए के साथ कि हम आपको सप्लाई करेंगे आईटी सर्विसेज। ठीक है, उस केस में आईटी सर्विसेज जो आप सप्लाई करोगे ये भी आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मानी जाएगी, प्रोवाइडेड दैट रियलाइजेशन फॉरेन करेंसी। ठीक है, उसके बाद बोथ फिजिकल एक्सपोर्ट as well as specified deemed export shall also be counted towards fulfillment of export obligation.
फिजिकल एक्सपोर्ट भी और स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट भी आपका काउंट होगा इस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने का। समझ आ गया? इस पॉइंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाला क्या था? एक तो ये कि डोमेस्टिकली अगर आप परचेज करते हो तो आपका 4.5 टाइम्स आपको ड्यूटी करनी है, 4.5 टाइम्स इन 6 ईयर्स, 6 ईयर्स ये, ठीक है। आपका जो DFIA एडवांस ऑथराइजेशन ड्रॉबैक और आपका रिवॉर्ड स्कीम के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो EPCG के लिए भी काउंट होगा। डन। और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप आगे सप्लाई करते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका DTA को, तो भी हम आपको ये बेनिफिट देंगे प्रोवाइडेड फॉरेन करेंसी में पैसा, ठीक है। फिजिकल एक्सपोर्ट एज वेल एज स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट आपका जो होगा इसकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट। डन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंसेंटिव। क्या कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि तुम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हो, तुम्हें जितनी पूरी करनी थी ना अपनी, जैसे हमने ब्लॉग पढ़ा था ना कि आपको पहले 4 साल के अंदर 50% आपको EO पूरा करना है स्पेसिफिक वाला, है ना। उसके बाद जितना बचेगा वो अगले 2 सालों में। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि तुमने पता है क्या किया, तुमने इतना अच्छा काम किया कि तुमने 6 साल की स्कीम का विद इन 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स आपने विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स 75% ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी कर। कितना? 75%। एंड आपकी जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थी एवरेज वाली वो आपकी 100% है, उसको चेंज नहीं करेंगे। हम ये बोलते हैं आपकी जो स्पेसिफिक है आपने 75% यूज कर ली, ठीक है। विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स आपने 75% तक का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया स्पेसिफिक वाला, तो हम आपको बाकी 25% माफ कर देंगे कि आप ठीक है, आप उतना एक्सपोर्ट मत करो, ठीक है। और आपकी ऑथराइजेशन रिडीम मान ली जाएगी, यानी आपकी ऑथराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MCQ बनेगा इस पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है इसको मॉनिटर तो करेंगे ना CBIC वाले, ऑफ कोर्स करेंगे। तो आपको अपनी जितनी भी रीजनल अथॉरिटीज होंगी आपके लिए, ठीक है, उसको आपको 30 अप्रैल को, हर साल के 30 अप्रैल को आपको रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ेंगे कि आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि आपको हर साल स्पेसिफिक EO भी करना है कुछ, और आपको एवरेज एक्सपोर्ट भी मेंटेन रखने हैं। तो आपको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हाँ ये चीज पूरी हो रही है या नहीं हो रही। डन। इसके बाद जो भी आपका ये रिकॉर्ड है, ये आपको कितने साल मेंटेन रखना है? आपको 2 साल ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिडम्पशन, जब आपकी स्कीम खत्म होगी। MCQ बनेगा इस पे भी, MCQ अलर्ट है इस पे कि आपको 2 ईयर्स में डेट ऑफ रिडम्पशन से लेना है। लोग डेट ऑफ रिडम्पशन भूल जाते हैं, 2 ईयर्स लोग जनरली ऑथराइजेशन से याद रखेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे डेट ऑफ रिडम्पशन है, ठीक है। आपको अकाउंट्स बना के रखने हैं रिडम्पशन के एटलीस्ट 2 साल तक, ठीक है। अब चलते हैं आगे, पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG ड्यूटी क्रेडिट्स। इसका क्या मतलब है? कई बार क्या होता है, आपने आपने क्या करा, कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी पे कर दी। आपको नहीं पता था कि आपको एक बढ़िया सा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने वाला है जहां पे आपका ये EPCG की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको पता नहीं था, बट आपको बाद में पता चल गया कि ओहो मेरे पास तो एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया बहुत बढ़िया, कि यहाँ EPCG की सारी स्कीम मेरी तो पूरी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आओ, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेकर आओ कि ये देखो मैं आपका पूरा कर दूंगा, जितनी भी EPCG कंडीशन है आप मेरे को ये स्कीम दे दो, तो आप मेरे को पैसे वापस कर दो। तो गवर्नमेंट कभी भी तुम्हें पैसे वापस नहीं करेगी, एक बार गवर्नमेंट के पास आ गया तो आ गया, वो तुम्हें पैसे वापस नहीं करेगी। हाँ, वो तुम्हें ये जरूर दे देगी कि जस्ट लाइक Amazon का वाउचर, कि ये ले ले एक वाउचर, तू चाहे तो इसको बेच सकता है, या फिर अब जब भी तू आगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा तो तेरे को तेरे को जो भी तू इंपोर्ट करेगा उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है इतने वैल्यू तक की, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ वाउचर, ऐसा दे देगी। लेकिन लेकिन इसमें कुछ अलग से फीचर्स हैं, ठीक है। वो फीचर्स ध्यान से सुनो। ये पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है, यानी आपको एक्सपोर्ट करने से तो पहले मिल गया, लेकिन आप इंपोर्ट पहले कर चुके थे कैपिटल गुड्स का, उसमें बाद आपको रियलाइज हुआ कि मेरे को तो यार ये चीज मतलब आगे करनी है अभी, है ना। मतलब मैं आपको पे कर दूं लेकिन मुझे वाउचर मिले, ठीक है, वो वाली स्कीम। तो इसके फीचर्स क्या है? specific EO shall be 85% of the applicable specific EO stipulated, ठीक है। एंड एवरेज EO remains unchanged, यानी एवरेज EO तो अनचेंज रहेगा, आपको उतना तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक EO होगा ना, 6 times for 6 years एंड 4.5 times for 6 year इन केस ऑफ डोमेस्टिक, इन केस ऑफ
इंपोर्ट करते हो तो 6 टाइम्स इंटू 6 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये 6 टाइम इंटू 6 ईयर्स है ना, वो आपको सिर्फ 85% पूरा करना है। 85% का आएगा 5.10 लगभग, है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन, 5.1 ही होना चाहिए। तो आपको 5.1 टाइम्स ही आपको पूरा करना है, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि यार इसमें तो ज्यादा बेनिफिट है, फिर तो हम यही ले लेते, हम क्यों इतना ऊपर पढ़ के पहले से हमने लिया ऑथराइजेशन। तो गाइस सीधी सीधी बात है, यहाँ आपको एक वाउचर मिलेगा कि आप आगे जब इंपोर्ट करोगे तब आप ड्यूटी मत पे करना। अगर तो आपका बिजनेस इतना है कि आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आप कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है बिजनेस, आपका एक्सपोर्ट का ज्यादा इंपोर्ट कम करते हो, तो आप क्यों उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करोगे। सोचो 50 लाख की मशीन है, ठीक है, ये 50 लाख की क्यों, 5 करोड़ की सोचो, 5 करोड़ पे 10% आपको ड्यूटी पे करनी है, तो सोचो कितनी हो जाएगी, है ना। तो प्लीज समझो कि इस चीज को बेनिफिट गवर्नमेंट 85% बोल रही है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ वाउचर पकड़ाएगी, तो तुम्हारा हार्ड कैश वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, ठीक है। और आपका जो नॉर्मल स्कीम है वहां तो 75% आप पे करो, 75% अगर आप पहले 3 साल में कर लेते हो तो आपको वैसे भी रिडीम हो जाती है आपकी। यहाँ आपको 85% करना ही पड़ेगा, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है 75% वाला, ठीक है। तो आपको 85% आपको करना ही पड़ेगा अपनी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को। स्पेसिफिक वाली, एवरेज वाली तो अनचेंज रहेगी, ठीक है। ड्यूटी रिमिशन शेल बी इन प्रोपोर्शन टू द ईओ फुलफिल्ड। जो आपको ड्यूटी जितना मतलब वाउचर आपको मिलेगा, वो जितनी आप ईओ फुलफिल करोगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, उसके ही हिसाब से मिलेगा। अगर आपको ज्यादा का मिला होगा आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। दीज ड्यूटी क्रेडिट स्लिप कैन बी यूटिलाइज इन द सिमिलर मैनर एज द स्लिप्स इशूड अंडर रिवॉर्ड स्कीम्स। जो हम रिवॉर्ड स्कीम पढ़ेंगे अभी, उसमें आपको समझ आएगा MEIS और SEIS की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं उसको हम कैसे यूज करते हैं। इसका भी यूटिलाइजेशन सिमिलर तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। द कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीली ट्रांसफरेबल ड्यूटी क्रेडिट स्लिप विल बी बेस्ड ऑन द बेसिक कस्टम ड्यूटी अमाउंट पेड। All provision of the existing EPCG scheme shall apply insofar as they are not inconsistent with this scheme, ठीक है। तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीली कन्वर्टेबल ट्रांसफर ड्यूटी क्रेडिट स्लिप जो आपको मिलेगी, ये वाली जो स्कीम मिलेगी आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी की मिलेगी, और इसके सारे प्रोविजन EPCG में जो आपने ऊपर पढ़े वो चलेंगे, एक्सेप्ट वो जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे उसमें ये अवेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंडिजिनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड बेनिफिट टू डोमेस्टिक सप्लायर। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हो और आप EPCG वाले बंदे को कोई मशीन दोगे तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है GST के अंदर, डिफरेंट चैप्टर में, है ना। तो उसको GST में मतलब उसको GST पे करना नहीं पड़ेगा, और उसको FTP के भी बेनिफिट्स मिल गए एक तरीके से, और उसको GST के भी बेनिफिट मिल गए, ठीक है। सेकेंड, shall also be permitted from EOU, and these supplies shall be counted for the purposement of fulfillment of positive NFE, ठीक है। यानी आप इसको इंपोर्ट, जैसे आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, क्या है आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर वो आपको ये सामान प्रोवाइड करते हैं ये वाले कैपिटल गुड्स, तो आपके लिए ये तो काम करेगा, मतलब आपकी ड्यूटी तो सेव होगी इस पे। साथ ही साथ EOU को क्या क्या बेनिफिट है, EOU को जो NFE यानी आप इनको क्या करना है, नेट फॉरेन एक्सचेंज इनको अर्न करना होता है, तो उसमें भी ये काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी ये स्कीम खत्म होती है। स्कीम डिफिकल्ट लगी? नहीं, बहुत सिंपल सी थी ना, है ना। तो चलो अब इसको क्विकली रिवाइज करते हैं, करें स्टार्ट, चलो करें। तो ये स्कीम क्या है, EPCG। ये स्कीम बाकी स्कीम से क्यों अलग है, क्योंकि बाकी स्कीम एडवांस ऑथराइजेशन और आपकी DFI जो हमने पढ़ी थी उन स्कीम में हम इनपुट लाते थे, यहाँ पे हम कैपिटल गुड्स ला रहे हैं। कैपिटल गुड्स प्री प्रोडक्शन के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए। आपको कैपिटल गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी, 0 पे। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी। इंपोर्ट आप कब तक कर सकते हो, 18 महीने, आपको जब ऑथराइजेशन मिल जाएगी उसके 18 महीने के अंदर अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। इसके की पॉइंट्स हमने क्या पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी कवर है। सेकंड, आपको GST और कॉम्पनसेशन सेस जो आपको पे करना है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आप पे कर चुके हो और आपने उसका ITC नहीं लिया, तो वो आपका ड्यूटी सेव में काउंट नहीं करा जाएगा, आपको सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी इनटू 6 टाइम्स आपको पे, मतलब आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ITC ले लिया होगा तो आपको उसका बेनिफिट भी काउंट हो जाएगा यहाँ पे, और आपका 6 और 4 10 लाख, जो हमने एग्जाम्पल किया था 6 + 4 10 लाख इंटू 6 टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। डन। आगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितनी पूरी करनी है, 6 टाइम्स इन 6 ईयर्स। आपको 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी जो भी सेव करी है
6 टाइम्स इन 6 ईयर्स पूरी करनी है। एक्चुअल यूजर कंडीशन, जब तक आपका ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं होता आप कैपिटल गुड्स को सेल नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक्सपोर्ट प्रोसीड जो लानी है फॉरेन करेंसी में ही लानी है एक्सेप्ट फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, और कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जो आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में काउंट होंगे। वो क्या है, एक्सपोर्ट टू एसईजेड यूनिट पेमेंट, लेकिन किस में आनी चाहिए, फॉरेक्स में। अगर आप एसईजेड यूनिट को कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी मानी जाएगी, लेकिन आपको फॉरेक्स में पैसा लाना होगा। ठीक है, और इन केस ऑफ एसईजेड डेवलपर्स एंड को डेवलपर्स आपका इंडियन रुपीज में भी आएगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, फिर आता है एलिजिबल एक्सपोर्टर्स की कौन कौन से एलिजिबल एक्सपोर्टर है। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर विद और विदाउट सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मर्चेंट एक्सपोर्टर tied to supporting manufacturer और सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग CSP कॉमन सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में हमने होटल का एग्जांपल समझा था, कॉमन सर्विस में कंस्ट्रक्शन का। मर्चेंट एक्सपोर्ट ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर जो खुद से बना रहे हैं, सपोर्ट मैन्युफैक्चरर का मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं मेन मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, एलिजिबल कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जो आ रहे हैं CSD में, CKD में या फिर SKD। CKD का मतलब अनअसेंबल्ड फॉर्म कंप्लीटली। ठीक है, SKD का मतलब सेमी, ठीक है, सेमी अनअसेंबल्ड फॉर्म में आ रहे हैं आपके पास। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो भी आपका एलिजिबल कैपिटल गुड्स बनेगा। स्पेयर, मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्सचर, टूल्स, ये सारे भी आपके एलिजिबल कैपिटल गुड्स बनेंगे। कैटलिस्ट अगर आप इंपोर्ट करते हो अपनी कैपिटल गुड्स के लिए तो आपको उसका पहला रिचार्ज एंड एक और सब्सिक्वेंट रिचार्ज फ्री मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको उस पर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। और जो हमने कस्टम में प्रोजेक्ट इंपोर्ट पढ़ा था, ठीक है, उस पे अगर कोई कैपिटल गुड्स लाते हो तो वो भी आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, 6 टाइम्स इन 6 ईयर अगर आप नॉर्मल इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 4.5 टाइम्स देना पड़ेगा, है ना, इसका ध्यान रखना है। डोमेस्टिक से 4.5, नॉर्मल इंपोर्ट कर रहे हो 6 टाइम्स। एवरेज ईओ कितना, जिस दिन आपको ऑथराइजेशन मिलेगी उस ऑथराइजेशन के पिछले 3 साल लेने हैं और तीनों साल के एक एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है कि 3 साल में आपने इतना एवरेज एक्सपोर्ट किया था। आपको वो अगले 6 साल में वो एक्सपोर्ट का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, एवरेज प्लस स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वो भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट ईओ कैसे माना जाएगा, जो एक्चुअल ड्यूटी सेव हुई है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन उससे निकलेगी। लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली करते हो तो आपकी कितनी ड्यूटी नोशनली बनती कि अगर आप उसको इंपोर्ट करते इंडिया में तो आपको कितनी ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आपको वहां से कंसिडर करना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था ब्लॉक वाला। ब्लॉक में ये पढ़ा था कि अगर 1st to 4 ईयर्स के अंदर आप 50% आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने 50% नहीं किया तो ये स्कीम की कंडीशंस फुलफिल नहीं मानी जाएगी। 50% कर दिया तो जो बचा हुआ 50% है आपको अगले 2 साल में करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हमने एक और चीज ये पढ़ी थी, अगर मान लो ये तो हो गया कि आपको मिनिमम इतनी पूरी करनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हो और आपने पहले 3 साल विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स आपने अपनी जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसका 75% पूरा कर लिया। अगर आपने कर लिया तो आपको आगे की 25% पे करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पे करने की जरूरत नहीं है और आपकी ऑथराइजेशन रिडीम मान ली जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ पढ़ना, ध्यान रखना। कंडीशन क्या है फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पे, सबसे पहले क्या, ईओ शेल बी फुलफिल्ड बाय ऑथराइजेशन होल्डर थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि उन्होंने मैन्युफैक्चर करे हैं, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर हो, सर्विसेज हो, ठीक है, उनको काउंट करा जाएगा। इन केस ऑफ डोमेस्टिक सोर्सिंग आपको 25% लेस देन ईओ करना पड़ेगा, यानी 4.5 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल इंपोर्ट 6 टाइम्स, अगर आप इंडिजिनसली इंपोर्ट कर रहे हो यानी डोमेस्टिक मार्केट से ले रहे हो तो 4.5 टाइम्स। ठीक है, शिपमेंट जो आपकी एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआई, ड्रॉबैक स्कीम, रिवॉर्ड स्कीम के अंदर आकर आप कोई भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी करते हो ईपीसीजी के लिए भी काउंट हो जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है डीटीए के साथ और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्रोवाइडेड दैट फ्री फॉरेन करेंसी आ रही है तो आपका ये भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन माना जाएगा। फिजिकल एक्सपोर्ट तो माना ही जाएगा, साथ ही साथ स्पेसिफाइड डीम्स एक्सपोर्ट को भी हम एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के अंदर काउंट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इंसेंटिव हमने पढ़ लिया। मॉनिटरिंग क्या करनी है, मॉनिटरिंग में हमें 30 अप्रैल को हर साल को आरए को पास रिकॉर्ड्स देने हैं और जैसे ही ऑथराइजेशन आपकी रिडीम हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी, आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स तक वो रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं, डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ध्यान रखना है। पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट्स का इसका क्या मतलब, यानी अगर हमें कोई ऐसी स्कीम मिलती है जिसमें हमने क्या किया है, हमने
कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर लिए थे पहले, ठीक है, उस पर ड्यूटी पे कर दी। अब क्या हो रहा है, अब मुझे पता चल रहा है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेरे पास बहुत अच्छी आ गई है, और उस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से मेरे को मतलब मेरी ईपीसीजी की कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। तो मेरे को गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, मैं आपको वाउचर दे दूंगा अमेजोन जैसा, आप इसको आगे कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन आपके इसके फीचर्स अलग हैं। फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है इसके, आपको जो स्पेसिफिक ईओ है वो 85% आपको पूरा करना है। एवरेज ईओ रिमेन्स अनचेंज्ड 85% ऑफ 6 टाइम्स इन 6 ईयर्स, 6 ईयर्स यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। 85% यानी कितना, 5.1 के करीब, ठीक है। ड्यूटी रिमिशन आपको प्रोपोर्शनेट हो जाएगी जितना ईओ फुलफिल होगा। अगर ईओ फुलफिल पूरा नहीं हुआ तो आपको ड्यूटी वापस करनी पड़ेगी, मतलब आपको जितना बेनिफिट मिला आपको वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपकी जो ये स्क्रिप्ट्स है उसको आप उसी तरीके से यूज करोगे जैसे आप MEIS और SEIS में पढ़ोगे। जब हम वहां पढ़ेंगे आप इस पॉइंट से कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। फोर्थ, कंप्यूटेशन ऑफ फ्रीली ट्रांसफर ड्यूटीज विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको जो माफ हुई होगी, आपको सिर्फ उसके लिए आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ईपीसीजी स्कीम के बाकी सारे प्रोविजन सेम रहेंगे, जो भी इसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ 85%, वहाँ 6 टाइम्स इन 6 ईयर था, यहाँ स्पेसिफिकली 85% बोला है, तो आपको सिर्फ 85% पूरा करना है, ठीक है। इंडिजिनियसली हमने पढ़ लिया था कि आपका एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंडिया वाला बंदा है और आपको वो सामान प्रोवाइड कर रहा है ईपीसीजी होल्डर्स को, उसके लिए वो डीम्ड एक्सपोर्ट बन जाता है, तो उसको जीएसटी में बेनिफिट मिलता है और एफटीपी के रूल्स में भी बेनिफिट है, ठीक है। जो हमारे ईओयू हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, अगर हम उनसे कुछ सामान लेते हैं तो वो जब ये सेल करते हैं हमें प्रोडक्ट, तो हमें तो ईपीसीजी का बेनिफिट मिलेगा। उनको क्या बेनिफिट है, उनको ये बेनिफिट है कि उनकी नेट फॉरेन एक्सचेंज की जो करेंसी और अर्निंग है उसमें ये चीज काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए भी फायदा है यार। तो इसके साथ ही हमारी स्कीम खत्म ईपीसीजी। अब हम MES और ACIS की बात करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। ऑल्सो प्लीज सुनो, मैंने अपने ग्रुप पे फ्री टेस्ट लगाए हैं चैप्टर वाइज, एंड कल पहला टेस्ट है, सो लेट्स सी कैसा रहता है। फ्री टेस्ट इसीलिए रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर पाए। रजिस्ट्रेशन वालों को तो पैसे वापस कर दिए मैंने, जिनके हो चुके थे रजिस्ट्रेशन। फुल कोर्स का टेस्ट वैसे ही रहेगा, तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि फुल कोर्स का टेस्ट आप लोग ज़रूर देना, क्योंकि उसमें जो जूम कॉल आपको मिलने वाली है जिसमें प्रॉपर आपको गाइड करूंगा मैं कि आपने क्या मिस्टेक करी है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। रेस्ट इज अप टू यू। माई मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी सीरियस, कि आप सीरियस रहो और सीरियसली टेस्ट दो। मैंने फ्री टेस्ट के लिए भी बहुत सीरियसली बोला है अपने ग्रुप में कि अगर आप नहीं अवेलेबल हो गए उस टेस्ट के टाइम पे, अभी बोल रहे हो, तो मतलब आप आगे के टेस्ट नहीं दे पाओगे। सो गाइज, इफ आई एम डूइंग एफर्ट्स फॉर यू, आई वांट यू टू बी अवेलेबल एंड स्टे इन टच विद द स्टडीज, ठीक है। और कुछ मुझे कुछ नहीं मिलेगा ये सब करने से, राइट। सो स्टे इन टच, you can DM me, and you can of course tell me how you feel about this video, and if it helps, share with your friends, subscribe to the channel, press the bell icon. Okay, see ya guys, bye.